अध्याय 12 एक समयोचित बचाव। सिस्टम प्लेयर क्वाइट वुल्फ ने आप पर हमला किया है और येलो नेम स्टेट में प्रवेश कर लिया है। अवधि 1 घंटा। येलो नेम वाले खिलाड़ियों पर हमला करने वाले किसी भी खिलाड़ी को कोई दंड नहीं मिलेगा। शी फेंग के पास केवल 31 एचपी शेष थे। हिम लोमड़ी और शांत भेड़िए द्वारा दोनों ओर से हमला किए जाने के कारण शी फेंग बेहद खतरनाक स्थिति में आ गया था। घटिया। दूर खड़े होकर ब्लैकी ने क्वाइट वुल्फ को ऐसे समय में छुपकर हमला करने के लिए फटकारा, हालांकि वह कुछ नहीं कर सकता था। दोनों बहुत दूर थे। क्वाइट वुल्फ पर वार करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह केवल स्नो फॉक्स पर ही निशाना साध सकता था, इस उम्मीद में कि वह उसे एक पल पहले ही मार गिराए और क्वाइट वुल्फ को इसका फायदा न उठाने दे। हालांकि जादूगरों की हमला करने की क्षमता राक्षसों को मारने की तुलना में कहीं अधिक थी। खिलाड़ियों पर निशाना लगाना तब तक कहीं अधिक कठिन था जब तक वे बिना हिले डुले स्थिर खड़े न रहें। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे ही डार्क एरो निकलता था, एक प्रेडिक्शन लाइन दिखाई देने लगती थी। अधिक दूरी होने पर अच्छे खिलाड़ी आमतौर पर इससे बच जाते थे। अगर कोई माहिर खिलाड़ी हो तो इससे बचना उनके लिए बहुत आसान होता था। जैसे ही हिम लोमड़ी और शांत भेड़िया हमला करने वाले थे, शी फेंग के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वह कई सालों से शांत भेड़िए के साथ संपर्क में था, इसलिए वह उसकी ताकत और आदतों से भलीभांति परिचित था। शी फेंग 2 कदम पीछे हट गया और हिम लोमड़ी और शांत भेड़िए के बीच एक पूर्ण त्रिकोण बना लिया। शी फेंग ने अपनी छाती के सामने नौसिखिया तलवार को कसकर पकड़ लिया। वह बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा और उनके हमले का इंतजार करने लगा। क्या उसने हार मान ली? जब क्वाइट वुल्फ ने शी फेंग को तलवार से बचाव करने की तैयारी करते देखा तो वह उसे घूरने लगा। हालांकि खिलाड़ी हमले से बचाव करके नुकसान को कम कर सकते थे, लेकिन स्नो फॉक्स एक एलीट था। अगर शी फेंग बचाव कर भी लेता तो भी हमले से लगभग 50 का नुकसान होता, केवल 31 एचपी बचे होने के कारण शी फेंग एक भी वार सहन नहीं कर सकता था। हिम लोमड़ी एक कदम आगे बढ़कर शी फेंग की ओर काटने लगी। चीर फाड़ कर काटने वाला वार। बिल्कुल सही समय पर पीछे हटने के बजाय शी फेंग आगे बढ़ा। वह हिम लोमड़ी की ओर दौड़ा। नौसिखिया तलवार ने हिम लोमड़ी को अपने मुंह में रोक लिया। जीवन रक्षक कौशल पैरी का उपयोग करते हुए शी फेंग ने एक बार सामने से होने वाले हमले को रोक दिया। फिर शी फेंग ने हिम लोमड़ी को उठाकर हमला जारी रखा। हिम लोमड़ी की शक्ति कम थी, इसलिए शी फेंग ने उसे आसानी से शांत भेड़िए की ओर फेंक दिया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। शी फेंग की ओर दौड़ता हुआ शांत भेड़िया समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। पलक झपकते ही हिम लोमड़ी ने उसके कंधे पर काट लिया। क्वाइट वुल्फ के सिर पर 164 का नुकसान हुआ। उसका एचपी तुरंत 0 हो गया। कैसे? क्वाइट वुल्फ को अविश्वसनीय रूप से झटका लगा। शी फेंग की उपहास भरी मुस्कान को देखकर उसका दिल अनिच्छा से भर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि खिलाड़ी ऐसा कर सकते हैं। अगर उसे इसके बारे में पता होता तो वह निश्चित रूप से खुद को मौत के घाट उतारने के लिए आगे नहीं बढ़ता। इस समय चाहे क्वाइट वुल्फ कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, उसका एचपी 0 हो चुका था। उसका शरीर केवल गिरकर तारों की रोशनी में बदल सकता था। उसने अपना एक उपकरण भी गिरा दिया था। दूर खड़ा ब्लैकी अचंभित रह गया। वह हिम लोमड़ी पर हमला करना भी भूल गया था। ब्लैकी, ख्यालों में खोए रहना बंद करो, जल्दी करो और हिम लोमड़ी पर हमला करो, शी फेंग चिल्लाया और फिर से हिम लोमड़ी की ओर दौड़ा। ब्लैकी के दोबारा प्रतिक्रिया देने के बाद उसने एक शाप का जाप किया और पागलों की तरह स्नो फॉक्स पर हमला कर दिया। क्वाइट वुल्फ के हस्तक्षेप के बिना लगभग मरणासन्न हिम लोमड़ी महज एक सजावट मात्र थी। 10 सेकंड के भीतर हिम लोमड़ी ने चीख मारी और फिर गिर पड़ी। विस्डम दुर्लभ एलीट चालाक हिम लोमड़ी मारी गई। 130 EXP प्राप्त हुए। शी फेंग अब लेवल 2 पर था, इसलिए EXP की यह मात्रा उसके लिए कुछ भी नहीं थी। शी फेंग को लूट की चिंता थी। दुर्लभ एलीट गॉड डोमेन के सभी खिलाड़ियों के चहेते थे क्योंकि उनके मिलने की दर चौंकाने वाली थी। इसके अलावा यह हिम लोमड़ी का पहला शिकार था, इसलिए लूट और भी बेहतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। इसने सचमुच एक हथियार गिरा दिया। शी फेंग ने एक स्टाफ और एक आर्मगार्ड प्राप्त किया। ब्लैकवुड स्टाफ कांस्य रैंक स्तर 1।
उपकरण संबंधी आवश्यकताएं। क्षमता पाएं। आक्रमण शक्ति +8, बुद्धि +3, जीवन शक्ति +1, मन +30। टिकाऊपन 20/20। यह उपकरण किसी जादूगर को बहुत मजबूत बना देगा। इसकी आक्रमण शक्ति तो अधिक है ही, साथ ही इससे 3 अतिरिक्त बुद्धि भी मिलती है। यदि कोई जादूगर इसे धारण कर ले तो उसकी क्षति 2 स्तर तक बढ़ सकती है। लोमड़ी की खाल के दस्ताने सामान्य श्रेणी, चमड़े का कवच। स्तर 1। उपकरण संबंधी आवश्यकताएं। क्षमता 3, रक्षा +4, टिकाऊपन 20/20। दूसरी ओर क्वाइट वुल्फ ने +3 डिफेंस वाले लेवल 0 के सामान्य चमड़े के जूतों की एक जोड़ी का योगदान दिया था, और मुझे लगा था कि ये कोई मामूली सा बेकार सा सामान होगा। लगता है क्वाइट वुल्फ की किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है, उसे एक साधारण सा सामान मिल गया। अब क्वाइट वुल्फ के बारे में शी फेंग का नजरिया बदल गया था। खेल की शुरुआत में साधारण सा सामान मिलना तो किस्मत की बात थी, लेकिन अब क्वाइट वुल्फ की किस्मत शी फेंग के लिए फायदेमंद साबित हुई। तलवारबाज प्लेट आर्मर और क्लॉथ आर्मर दोनों पहन सकते थे। अब जब शी फेंग के पास ये 2 नए सामान थे तो उसकी रक्षा क्षमता में काफी बढ़ोतरी हो गई थी। ब्लैकी, ये रहा तुम्हारा सामान। शी फेंग ने ब्लैकवुड स्टाफ ब्लैकी को सौंप दिया। हालांकि ब्लैकी को उपकरण नहीं मिला, उसके चेहरे पर झिझक के भाव थे। लोमड़ी को मारना पूरी तरह से शी फेंग पर निर्भर था। ब्लैकी ज्यादा मददगार नहीं था, फिर भी उसे सबसे बेहतरीन उपकरण मिला था। एक कांस्य का उपकरण। खेल के इस चरण में ऐसे उपकरण रखने में सक्षम खिलाड़ी बहुत कम थे। यह बेहद कीमती था। तुम्हें क्या हो गया है? क्या हम अच्छे भाई नहीं हैं? तुम मेरे साथ इतनी विनम्रता क्यों दिखा रहे हो? वैसे भी तुम एक श्राप प्रबंधक हो। एक बार जब तुम स्तर 1 पर पहुंच जाओगे तो तुम छड़ी की पूरी क्षमता का उपयोग कर पाओगे। इससे हम और भी तेजी से स्तर बढ़ा सकते हैं, शी फेंग ने गंभीर स्वर में कहा, मानो वह ब्लैकी के मन की बात जानता हो। कुछ सोचने के बाद ब्लैकी को बात समझ में आ गई। उसने अब इसे अस्वीकार नहीं किया और कहा, धन्यवाद, मैं इसका सही इस्तेमाल जरूर करूंगा। अब तो बहुत अच्छा है, शी फेंग हंसते हुए बोला। चलो चलते हैं, हम डार्कमून वैली जा रहे हैं। रेड लीफ टाउन। क्वाइट वुल्फ, तुम कर क्या रहे थे? न सिर्फ तुम मर गए, बल्कि तुमने एक कीमती उपकरण भी गिरा दिया। क्या तुम्हें पता है कि वह उपकरण कितना कीमती है? फ्लेमिंग टाइगर ने गुस्से में कहा। क्वाइट वुल्फ का चेहरा गहरे पानी की तरह उदास था। 7 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उसने वो जूते हासिल किए थे और अब वो उसे खो बैठा था। उसका दिल भी दर्द से लाल हो रहा था। हालांकि वो कुछ समझाना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। क्या वो ये बताए कि शी फेंग ने उसके साथ कैसे खिलवाड़ किया? ये बात वो मानना नहीं चाहता था। हालांकि अगर वो उन जूतों को वापस छीनना भी चाहता तो भी वो शी फेंग का मुकाबला नहीं कर सकता था। भाई टाइगर, मुझे जंगल में एक दुर्लभ एलीट मिला। मैंने सोचा भी नहीं था कि जब मैं उसे मारने ही वाला था तब वो लड़का मुझे देख लेगा। उस लड़के ने तो एक और आदमी को भी साथ लाया था। 1 बनाम 3 की लड़ाई में उनका मुकाबला कर ही नहीं सकता था। क्वाइट वुल्फ ने गुस्से का नाटक करते हुए अपना चेहरा काले से सफेद कर लिया। वो लगातार फ्लेमिंग टाइगर को उकसा रहा था। उस बदमाश को अब तक रेयर एली को मार गिराना चाहिए था। उसने जरूर कुछ बढ़िया हथियार हासिल किए होंगे। वे डार्क मून वैली की ओर जा रहे थे। अगर हम उनका पीछा करें तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं। शायद हम दुर्लभ एलीट। फ्लेमिंग टाइगर की आंखें चमक उठीं। उसने क्वाइट वुल्फ से कोई सवाल नहीं किया, बल्कि उसे दुर्लभ एलीट के लूटे हुए सामान में बेहद दिलचस्पी थी। उसने उत्साह से कहा, चलो चलते हैं, हम तुरंत उनका पीछा करेंगे। उन्होंने मेरी चीजें चुराने की हिम्मत कैसे की? मैं उन्हें गॉड्स डोमेन खेलने पर भी पछतावा करवाऊंगा कुछ ही पलों में। फ्लेमिंग टाइगर ने रेड लीफ टाउन में मौजूद शैडो वर्कशॉप के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया। वह वर्कशॉप के 11 सदस्यों को साथ लेकर डार्क मून वैली की ओर दौड़ पड़ा। चाहे कुछ भी हो जाए, वह शी फेंग को मारना चाहता था और उसकी चीजें हासिल करना चाहता था। इस समय शी फेंग और ब्लैकी डार्क मून वैली पहुंच चुके थे। बहती हुई छोटी नदी के किनारे एक लोहारखाना था। शी फेंग और ब्लैकी चुपचाप उसके सामने खड़े हो गए। वे एक अधेड़ उम्र के नंगे बदन वाले अंकल को देख रहे थे। उनके हाथ में एक लोहे का हथौड़ा था। डिंग डेंक, वह लगातार गहरे लाल रंग के अयस्क पर हथौड़ा मार रहे थे।
समय धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बीतता गया। भाई फेंग, क्या हमें अभी भी इंतजार करना पड़ेगा? आधा घंटा बीत चुका है, ब्लेकी ने कहा। हमें इंतजार करना होगा, धैर्य के बिना वह हमें मिशन नहीं देगा, शी फेंग ने पुष्टि की। अपने पिछले जीवन में हैमर ट्रेडिंग गलती से इस जगह से गुजरा था। उसने यहाँ एक लोहारखाना देखा। हालांकि हैमर ट्रेडिंग ने चाहे जितनी भी बातें की, लोहार ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे हैमर ट्रेडिंग क्रोधित हो गया और उसने लोहार से बहस छेड़ने का फैसला किया। वह एक तरफ खड़ा रहा और लोहार को गुस्से से घूरता रहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ समय बाद लोहार खुद बोलने लगेगा। इतना ही नहीं, लोहार ने उसे एक गुप्त मिशन भी दिया। इससे हैमर ट्रेडिंग को लोहार बनाने की कला सीखने का मौका मिला और वह उस युग का लोहारखाना मास्टर बन गया। जब शी फेंग ने गढ़ाई की प्रतिभा प्राप्त करने और उसे गढ़ाई की पुस्तक के साथ जोड़ने के बारे में सोचा, तो उन्नत गढ़ाई प्रशिक्षु बनना उसके लिए बहुत आसान हो गया। जब वह समय आया तो उसकी जेबों में सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। 10 मिनट से अधिक इंतजार करने के बाद क्या आप दोनों को लोहार के काम में रुचि है? अधेड़ उम्र के लोहार ने अचानक पूछा। जी हाँ महोदय, हमें बचपन से ही लोहारगिरी से प्यार है, शी फेंग ने तुरंत कहा। अधेड़ उम्र के लोहार ने सिर हिलाते हुए संतुष्टि भरे स्वर में कहा, चूंकि आपको लोहार का काम पसंद है तो मैं आपको सिखा सकता हूं, लेकिन पहले क्या आप मुझे उल्कापिंड अयस्क के 100 टुकड़े लाने में मदद कर सकते हैं? वे क्रिमसन स्टार खदान के पश्चिमी हिस्से में मिलेंगे। बिल्कुल, हमें आपकी सेवा में प्रसन्नता होगी, शी फेंग ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। विजडम रोड ऑफ फोर्जिंग नामक गुप्त मिशन स्वीकार कर लिया गया है। फोर्जिंग मास्टर जैक ने खिलाड़ी से क्रिमसन स्टार खदान से उल्कापिंड अयस्क के 100 टुकड़े लाने का अनुरोध किया है। क्रिमसन स्टार माइन लेवल 4 कोबोल्स का अड्डा था। इन राक्षसों को अयस्क बेहद पसंद था। वे दिन भर खदानों में खुदाई करते थे। इसी वजह से कोबोल्स जन्म से ही बेहद ताकतवर थे। हालांकि उनके अंग छोटे थे, लंबे समय तक भूमिगत रहने के कारण उनकी दृष्टि सीमित थी। वे केवल 35 गज की दूरी तक ही दुश्मनों को देख सकते थे। यही दूरी किसी जादूगर के हमले की अधिकतम सीमा भी थी। खदान के प्रवेश द्वार पर कई कोबोल्ड घूम रहे थे। अगर उनमें से किसी एक पर भी हमला होता तो पूरा समूह आकर्षित हो जाता। कोबोल स्तर 4 HP 420। लो, पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद काम शुरू करेंगे। शी फेंग ने एक ब्लैक स्टील बियर और एक एप्पल पाई निकाली। ब्लैकी को समझ नहीं आया कि शी फेंग क्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूंकि यह शी फेंग का अनुरोध था इसलिए उसके अपने कारण जरूर होंगे। ब्लैकी बैठ गया और खाना खाने लगा। एप्पल पाई खाने के 10 सेकंड बाद ब्लैकी के सभी गुण अचानक +1 अंक से बढ़ गए और यह प्रभाव 30 मिनट तक बना रहा। ब्लैक स्टील बियर पीने के बाद ब्लैकी की नजर धुंधली होने लगी। जब उसने दूर खड़े लेवल 4 कोबोल्स को देखा तो उनका लेवल अचानक 2 कम हो गया, यानी वे लेवल 2 पर आ गए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक स्टील बियर की एक बोतल का नशा सिर्फ 30 मिनट तक रहता है। शी फेंग खड़ा हो गया। उसने एक स्मोक बम निकाला और खदान के प्रवेश द्वार के पास गया। फिर उसने उसे लेवल 4 कोबोल्स के समूह पर फेंक दिया। वहां इस समय 10 से ज्यादा कोबोल्स मौजूद थे। धुआं बम 10 गज गुणा 10 गज के दायरे में दृश्यता को कम करने में सक्षम। अवधि 1 घंटा। स्मोक बम से किसी राक्षस की दृष्टि 10 गज तक कम हो जाती थी। यह अन्य राक्षसों के खिलाफ खास कारगर नहीं था, लेकिन कोबोल्स का सामना करने में यह बहुत कारगर साबित हुआ। उनकी दृष्टि अब 25 गज तक सीमित हो गई थी। जब तक कोई जादूगर 30 गज की दूरी से हमला करता, कोबोल्स उसे देख ही नहीं पाते। वे बस वहीं खड़े होकर अपनी मौत का इंतजार करते रहते। हमला करो, शी फेंग ने धुएं के भीतर मौजूद कोबोल्स की ओर इशारा किया। ब्लैकी को शी फेंग के कार्यों पर थोड़ा संदेह था, लेकिन फिर भी उसने शी फेंग पर भरोसा करना चुना। उसके मुंह से एक अपशब्द निकलने लगा। कुछ ही क्षण में एक काला तीर निकला और सीधे सबसे आगे वाले कोबोल्ड पर जा लगा।